हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप सभी को बता दें कि आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस चल रही हैं। तीनों का टाइम टेबल यहाँ पे ये देखिए। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दोपहर में 3 बजे की क्लास और शाम की क्लास है 8 बजे की। 3 क्लासेस हैं आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। आप लोग इन तीनों क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में, जो चालू वित्त वर्ष है, इसमें नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, जैसा न्यूज में चल रहा है कि नया पद सृजित नहीं होगा। न्यूज में चल रहा है नया पद सृजित नहीं होगा। नए पद के सृजन की बात यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई। 68,500 ये जो वैकेंसी निकली थी, इसमें लगभग 45,000 सीट भरी जा चुकी है और लगभग 23,500 सीट बची हुई है। तो ये पहले से पद सृजित हैं। इसमें जो बचा हुआ ये पद है, ये नया नहीं है, सरकार इसको भर सकती है। ये नया पद सृजित नहीं है और इसके लिए शिक्षाविद कई बार कोर्ट भी जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने निर्देश दिया है कि इस सीट को 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी भरें। अब क्लियर हो गया? तो कहने का बस एक ही मतलब है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। नियम आता रहता है, जाता रहता है, कभी भी बदल सकता है। अगर आप लोग पढ़ाई ब्रेक करेंगे, फिर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी नियम आ सकता है और भर्ती की प्रक्रिया कभी भी चालू हो सकती है। फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये इतना ब्रॉड सिलेबस है, आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कम से कम एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में जरूर शेयर करेगा और चैनल पे नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसलिए जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप सभी का पार्टिसिपेशन 100% बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी बिना चीटिंग के। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा साइंस का क्वेश्चन है और एक्सीलेंट, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा इजी सा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, 206। ऑप्शन सही हो जाता है 206। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। और शिशुओं का शरीर कितने अस्थियों से मिलकर के बना होता है? लगभग 270 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, देखिए और आपको एक चीज बता देते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कहाँ पे होती है? कान में पाई जाती है। क्लियर हो गया? और मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या भी पूछी जाती है। ऑप्शन में दे देता है 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, इस तरीके से। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, वहाँ पे 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, यानी कि पूरी 24। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए कितने क्वेश्चन तैयार हुए? 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं तैयार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टरलाइजेशन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, किण्वन। फर्मेंटेशन, सूक्ष्म जीवों की सहायता से दूध से दही बनता है, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं जीवाणु, उन्हें हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस सबसे मेन है। आगे चलते हैं। एक मार्ग का संबंध है, एक मार्ग का संबंध किससे? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। फ्रेंड्स आप सभी को एक चीज़ बताते हैं, आप अपने ज़िंदगी में एक लक्ष्य बना के चलिए, ज़िंदगी का छोड़ दीजिए, पर डे का, हर दिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो जाती है, बहुत ही आसान सी हो जाती है और आपको शाम तक जब लक्ष्य पूरा हो जाता है ना, एक अंदर से बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। तो एक लक्ष्य पर डे का रखिए, हर दिन का एक लक्ष्य रखिए कि मुझे इतने सब्जेक्ट, इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। एनी हाउ किसी भी तरीके से वो कंप्लीट कर लेनी है तो कंप्लीट कर लेनी है, और आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस तरीके से कर करके आप जो प्लान करेंगे पूरे डेज का, पूरे मंथ का, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और फाइनली आप जो भी सोचे रहेंगे, एग्जाम हो चाहे जो भी हो, आप उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक मार्क का संबंध किससे? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है एक गुणवत्ता से। एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी है? अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है, रॉबर्ट हुक की है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रचना है चार्ल्स डार्विन की, जिन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी दिया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो योग्य होगा वही इस वातावरण में, पर्यावरण में एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 विकल्प सही मिलेंगे, एक विकल्प आपको सही नहीं मिलेगा, तो वही आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है और वही ऑप्शन हमारा होगा सही। तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये उच्च ऊष्मीयमान का है, ये नीचे नीले ज्वाला से जलने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यानी कि यही कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है डी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है ये। ठीक है, और आपको एक चीज इसके बारे में और बता देते हैं, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिससे कि उच्च दाब पर द्रवित करके इन गैसों को उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भरा जाता है। दुर्घटना से बचने के लिए इसमें जो गैस की गंध आती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें एक सल्फर का यौगिक होता है। किसका यौगिक होता है? सल्फर का यौगिक होता है, जिसे हम कहते हैं मिथाइल मरकेप्टन। क्या कहते हैं? मिथाइल मरकेप्टन। मिथाइल मरकेप्टन होता है, इसे मिलाया जाता है, जिससे कि जब भी कभी आप देखते होंगे गैस खुली रह जाती है तो गंध आने लगती है, तो ये गंध मिथाइल मरकेप्टन की वजह से होती है। और जो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ये गंधहीन होता है, इससे कोई गंध नहीं आती, इसीलिए इसमें अलग से सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि हम दुर्घटना से बच सके, आग वगैरह न लग पाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, पारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम करवा भी चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पारा HG। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे हमारे कौन सा सही होगा? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 + 6H2O, और ये सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम यहाँ पे होता है, उसकी उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट प्लस 6H2O, और लास्ट में ऑक्सीजन गैस निकलती है। और इसी ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में लेते हैं और पौधे भी लेते हैं।
श्वसन की प्रक्रिया में हम और पौधे दोनों ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और यही ऑक्सीजन, इसीलिए कहा जाता है धरती पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए जिससे कि ये पूरा बैलेंस बना रहे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एस स्वामीनाथन एक क्या थे? पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सही हो जाता है बी, कृषि वैज्ञानिक थे। और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, रिवोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गैस, यहाँ पे देखिए, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में घुलता है तो बना लेता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, तो पानी अम्लीय हो जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल पानी के साथ ये मिल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड तो बना लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाता है सही, ऑप्शन सही हो जाता है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषण के लिए एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल है? यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बॉटनी का क्वेश्चन है, जेट्रोफा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ये, जेट्रोफा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलनी देखिए, जेट्रोफा होता है, करंजा होता है, नाग चंपा, नीम, ये सभी बायोडीजल के उत्पादन में काम आते हैं। ऐसी वनस्पतियां, ये सभी जितनी वनस्पतियों के मैंने नाम बताए हैं, जेट्रोफा हुआ, करंजा हुआ, नागचंपा, नीम, ये सभी बायोडीजल के उत्पादन में काम आते हैं। जेट्रोफा या रतनजोत दोनों एक ही नाम है। ठीक है, यूफोरबिएसी कुल का ये कैसा पौधा है? द्विबीजपत्री। मान लीजिए ये ना पूछ करके इस तरीके से पूछा जाए तो ये द्विबीजपत्री में आता है, डाइकोटिलीडन्स होता है, इसके बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये द्विबीजपत्री करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या फिर ये जेट्रोफा के किस भाग से, पौधे के किस भाग से बायोडीजल बनता है, तो आप कहेंगे इसके बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे जितने पॉइंट हमने बताए आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछ करके ऐसे साइड वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताजा जल, नल का पानी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ये, पीने योग्य पानी, पोर्टेबल वाटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इस पे बहुत क्या हुआ था, बहुत विवाद भी हो गया था। सो आशुद्ध जल मैक्सिमम लगाया गया था। आशुद्ध जल में ऐसा होता है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं पानी के वो सभी गायब हो चुके होते हैं, बस वो डॉक्टरी यूज के लिए होता है आशुद्ध जल। और यहाँ पे जो पीने योग्य पानी है, पोर्टेबल वाटर, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जैसे क्वेश्चन पेपर देकर आप लोग आए थे, हमने क्वेश्चन आंसर बताया था तो उसमें बताया था पीने योग्य पानी ही सही होगा, फाइनली वही सही भी हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? एकदम से फेवरेट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम का लगभग पेट क्वेश्चन ही है, ये पूछा जाता है जरूर। एक ये हो गया, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है लेकिन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट। आप सभी जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट ये जहरीली गैस थी जिसके रिसाव के कारण से बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 4000 से ज़्यादा के लोग, मतलब करीब लोग की जान गई थी और बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? मूल शीर्ष में,
परागकणों में, तने में, परागकोश में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन परागकोश में होता है, एंथर्स में होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद किसका निर्माण होता है? परागकोश में अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति, इंसुलिन क्या होता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, प्रोटीन। इंसुलिन की प्रकृति प्रोटीन की होती है, प्रोटीन से बना होता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन होती है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अमीनो अम्ल, जैसे एक माला में छोटी छोटी ऐसे मोतियां होती हैं, ये मिलकर के पूरी एक माला बनाती, पूरा एक हार बनाती, उसी तरीके से अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिलकर पूरा एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पूरी प्रोटीन है तो उसमें जो छोटी छोटी इकाई होगी वो क्या किसकी होती है? अमीनो अम्ल की होती है। इस तरीके से आप सिंपल सी क्लियर लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे माला में ये छोटे छोटे बीड होते हैं, ये जो मोती होते हैं, वैसे ही ये पूरा जैसे माला हो गया, ये पूरी प्रोटीन हो गई। अब इसमें जो छोटे छोटे बीड हैं वही अमीनो एसिड हो जाते हैं। क्लियर है? अमीनो एसिड मिलकर के पूरे एक प्रोटीन को बनाते हैं और ये छोटी छोटी मोतियां मिलकर के एक माला को बनाती हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण आमतौर पर सबसे अधिक, ज्वर नियंत्रण में, यहाँ पे ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासिटामोल, लिप 52। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, पैरासिटामोल। अक्सर हम लोग पैरासिटामोल ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पैरासिटामोल है, एक चीज आपको बता देते हैं, ये आसानी से मिलने वाली ओटीसी, क्या कहा जाता है? ओटीसी, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर दवा है। यानी कि इस दवा को किसी भी फार्मेसी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, पैरासिटामोल। अगला क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अभी बताया था ना। तो ये दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस लैक्टिस मेन है। अभी आपको मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, लाइटनिंग, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन हमारे कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की। कौन कौन से? ए बी, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्याज, आलू, अदरक, ये सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी बहुत ही सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज, आलू, अदरक हैं जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, शल्कपत्र। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, तना। ये सभी तना है। प्याज, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, यानी कि कह सकते हैं इनका संग्रह अंग तना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कोश की सूक्ष्म जीव है, एक कोश की सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोश की प्रोटोजोआ है। क्या है ये? प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज इसमें पूछा जाता है, पैरामीशियम में गति कैसी होती? पैरामीशियम में गति कैसी होती? सीलिया के द्वारा होती। इस तरीके से सीलिया के द्वारा गति करता है, सीलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है? निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद
साबुन का विस्थापन करता है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपर्युक्त सभी। विकल्प हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, रीठा। रीठा पादप जो उत्पाद है वो साबुन का विस्थापन है, यानी कि साबुन की जगह पे इसका यूज किया जाता है। रीठा में क्या पाया जाता है? जो वो झाग देता है, जो साबुन की तरह यूज करने के लिए इसे परफेक्ट बनाता है। तो रीठा में सेपोनिन पाया जाता है। क्या? सेपोनिन पाया जाता है, सेपोनिन। ठीक है, जो साबुन का कार्य करता है और जल के साथ ये झाग देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? जो बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि प्रकीर्णित, क्या कहते हैं इसे? फैलना, डिस्पर्सल। क्लियर है? बीज द्वारा प्रकीर्णन, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जो फलों के द्वारा प्रकीर्णन होगा तो वो दूर दूर फैल जाते हैं। बहुत से फल हल्के होने के कारण हवा द्वारा दूर तक उड़ जाते हैं। कुछ फलों के ऊपर के जो नुकीले हिस्से होते हैं जानवरों के बाल से चिपक जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। और जल द्वारा भी, जैसे जो नारियल होता है वो जल के द्वारा प्रकीर्णित होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? साथ रहने वाले जीव को बिना प्रभावित किए जब एक जीव लाभ ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, सहभोजी। एक सहयोगी जीव बिना दूसरे जीव को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है, इसे हम कहते हैं सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आर्किड है। ठीक है, अगला है, अच्छा और एक चीज आपको बताते थे, सहजीविता, सिम्बायोसिस। सहजीविता सिम्बायोसिस में क्या होता है? सिम्बायोसिस में दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जो दोनों जीव एक दूसरे को, वो उसको लाभ पहुंचाता है, ये इसको लाभ पहुंचाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे लाइकेन का उदाहरण होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों पाए जाते हैं। तो वो कवक शैवाल को फायदा पहुंचाता है, शैवाल कवक को फायदा पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड लगभग उसका प्रतिशत होता है लगभग 77 से लेकर के 78% तक। और इसके बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे नंबर पर आता है 10 से लेकर के 11% तक होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेग है। प्लेग कैसी बीमारी है? विषाणु से होने वाली, कवक से होने वाली, जीवाणु से या खनिज जनित बीमारी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है जीवाणु जनित बीमारी, यानी कि प्लेग जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। प्लेग जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और इस जीवाणु का क्या नाम है? पाश्चरेला पेस्टिस। पाश्चरेला पेस्टिस इस बीमारी के जीवाणु का नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये सबसे पहले ये रोग सर्वप्रथम चूहे को होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पाश्चरेला यहाँ पे पेस्टिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है, सब्जी और फलों के छिलके, गंदा पानी, ये कचरा। ऑप्शन सही हो जाता है डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट है। गैस ये धुआं देख के आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। कौन सा लाभ है?
ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, जब 2 पैरों पर चलने लगे तो हाथ फ्री हो गए, तो हाथ स्वतंत्र रूप से हाथ से कोई भी काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है सी। पहले दोनों हाथों दोनों पैरों से चलते थे, अब हाथ फ्री हो गया, जब दोनों पैरों पे चलने लग गए तो हाथ फ्री हो गया, तो हाथ का कहीं पर भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं और इसकी खोज किसने की थी? ई टॉरिसेली ने की थी। ई टॉरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। एक चीज आपको और बता देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब बैरोमीटर में जो पारा यूज होता है, बैरोमीटर में पहली बात पारा यूज होता है, उसी की रीडिंग से ही हमें पता चलता है तूफान कब आ रहा है, आंधी कब आ रही है, चक्रवात और कम साफ मौसम का संकेत है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक होती है? तो ये तूफान आने का संकेत होता है, तूफान आने की सूचक होती है। ठीक है, और जब बैरोमीटर की रीडिंग में जो पारा होता है वो पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना, ये किसकी स्थिति होती है? वर्षा की स्थिति का ये संकेत देती है। और जो बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना किसका संकेत देता? प्रति चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत है ये। तो ये सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दिमाग में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीटी कपास है, बीटी कपास पूछा जा रहा है, बीटी कपास है कैसा पौधा? एक यहाँ पे देखिए, एक संकर, ट्रांसजेनिक, प्राकृतिक, औषधि। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन सही हो जाता है बी, ट्रांसजेनिक पौधा। जैसे पौधे तो सभी हैं, लेकिन हम जिस तरीके की उसमें क्वालिटी चाह रहे हैं उसका जीन हम बाहर से डाल रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो इसी को हम वैसे पौधे को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक पौधा, जिसमें हम मन चाहा उसके जीन में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपको एक एग्जांपल सिंपल तरीके से बता देते हैं, जैसे हमें एक ऐसा पौधा चाहिए जिसमें कि जैसे एक कपास का पौधा है, उसमें ज़्यादा कपास का उत्पादन नहीं हो रहा, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा कपास का उत्पादन हो, तो ऐसा जीन हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे किसी पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, तो हम ऐसा ही जीन इसमें इंसर्ट करा देते हैं, बाद में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगल कवक के द्वारा जो भी उस पर आक्रमण हो रहा है उससे वो अपने शरीर को मजबूत कर लेता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो उसका जीन इंसर्ट करा के हमने ये सब पा लिया। अब जैसे हम ये चाहते हैं कि इसमें जो मतलब फूल हो, फल हो, इन जो जल्दी गिर जाते हैं वो गिरे ना, रुके रहें, तो उस जीन को हम इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हम चाह रहे हैं मन चाहा चीज़ पाने के लिए, उसी जीन को हम यहाँ पे पौधे में डाल दे रहे हैं, वही हो जाता है ट्रांसजेनिक पौधा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो बीटी कपास है, ये बीटी टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न करता है। क्या? बीटी टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न करता है, जिससे पौधों को होने वाली क्षति जो होती है, नुकसान होता है, वो कम हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाता है ए, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, कैल्शियम कार्बाइड, एक रसायन होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है?
फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। आप जब भी वीडियो को लाइक करते हैं ना, आपकी लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आगे वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपका फीडबैक अगर लाइक के माध्यम से हुआ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग लाइक करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, हीलियम। हीलियम पहले तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है। इसके बाद पहले सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, ठीक है, फिर उसके बाद लोहा है, फिर नियॉन है। इस तरीके से तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, मेथेन, CH4। यहाँ मेथेन गैस की मात्रा अधिक होती है, जबकि कुछ मात्रा में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी रहती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। खाद्य परिरक्षक, खाद्य मतलब खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए किस केमिकल का यूज होता है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पे डी, अचार में, मुरब्बे में, टमाटर की चटनी हुआ, फलों के रस और अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परिरक्षक के रूप में बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण यूज होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से जैव शैल कौन सा है? निम्नलिखित में से जैव शैल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, कोयला। कोयला को जैव शैल कहा जाता है, ठीक है। कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पे, कार्बन कितना उपस्थित है उसकी मात्रा के आधार पे 4 प्रकार का कोयला होता है। पहला होता है पीट कोयला, दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला, तीसरा होता है बिटुमिनस कोयला और चौथा होता है एंथ्रासाइट कोयला। और दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, 656, 656, 656। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन किसके साथ ज़्यादा जुड़ता है? बंधुता मतलब किसके साथ इसका लगाव है, अटैचमेंट है। ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की जो बंधुता होती है, हाईएस्ट एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ऑक्सीजन के साथ जितनी इसकी बंधुता होती है, ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जितनी होती है उसका 250 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। इसीलिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद होती है तो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा वो जुड़ जाती है और फिर ऑक्सीजन का उतना परिवहन नहीं हो पाता, इसीलिए सांस फूलने लग जाती है और आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, शुतुरमुर्ग। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाता है ये। ये उड़ने में असमर्थ होता है लेकिन तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ये कितना 5 सेंटीमीटर का होता है। कितना बड़ा होता है? 5 सेंटीमीटर आकार का होता है वी हमिंग बर्ड। संसार की सबसे छोटी चिड़िया है जो कि कहाँ पे पाई जाती? क्यूबा में पाई जाती, क्यूबा में।
और ये एकमात्र ऐसा पक्षी जो आगे पीछे उड़ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एकमात्र ऐसा पक्षी जो आगे पीछे उड़ सकता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड ही ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निद्रा रोग इसके द्वारा होता है। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? नाइजीरिया, एंटमीबा, ट्रैपेनोसोमा, इस्रेशिया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, निद्रा रोग होता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ट्राइपेनोसोमा। ऑप्शन सही होता है सी। अगला क्वेश्चन है, काला जार किससे संचारित पूछा जा रहा है? संचारित होता है किसके द्वारा, यानी कि फैलता है। विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, सिकता मक्खी। सिकता मक्खी, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, इसके द्वारा संचारित होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे होते हैं आपके पूरे 41 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग जरूर बताइएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके तुरंत बताइए कि आपके कितने स्कोर हुए, कितना आपने सही किया। तो चलिए आज के सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। तो आज का सवाल आप सभी के लिए स्क्रीन पे, प्याज आलू अदरक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज आलू अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, शल्कपत्र, कौन सा विकल्प होता है हमारा सही? जल्दी से याद करके कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। देखते हैं पहले रिप्लाई किसकी होती है। तो जल्दी से फुल एनर्जी के साथ तो लगे रहिए फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आप सभी से जैसे मैंने कहा, आप लोग हर दिन का एक एम बनाइए, कुछ मत सोचिए, कोई भी नियम, किसी भी रूल रेगुलेशन की तरफ मत बढ़िए। पर डे का एक नियम बनाइए, एक अपना एम रखिए और हर समय उसको अचीव करने पे लगा दीजिए। 24 आवर्स उस एम को, उस गोल को अचीव करने में लगा दीजिए जो आपने एक दिन का बनाया है। शॉर्ट टाइम का आप लोग एम निर्धारित करिए, लॉन्ग टाइम वाला नहीं। ठीक है, तो आप लोग एनर्जी के साथ जुड़ जाइए चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पे आप अपनी रिप्लाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है आज के सवाल में, और आप लोगों ने कितना स्कोर किया। और हमेशा की तरह फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे। हम इसके 3 पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।